स्मॉल कैप इंडेक्स फंड जो कि लास्ट ईयर 2023 में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडेक्स था, जो कि लगभग मोर देन 65% से ज्यादा से ग्रो हुआ। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स जिनको लास्ट ईयर सबसे ज्यादा कैश इनफ्लो मिला, जो कि मोर देन 41,000 करोड़ था। इक्विटी कैटेगरी में लास्ट ईयर यानी कि 2023 में स्मॉल कैप फंड्स का कैटेगरी रिटर्न सबसे ज्यादा था, जो कि मोर देन 41% था। स्मॉल कैप और मिड कैप के ऐसे अनसस्टेनेबल रिटर्न को देखते हुए इनमें कैश इनफ्लो रुकने का नाम नहीं ले रहा। नौबत ये आ गई कि अब बड़े बड़े एएमसी कंपनीज भी अब कैश फ्लो लेने से मना कर रही हैं, जैसे निप्पॉन, टाटा और एसबीआई। इन 3 स्मॉल कैप फंड्स में आप लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने लमसम पर अब रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। कोटक स्मॉल कैप फंड ने भी 4 मार्च के बाद रिस्ट्रिक्शन लगा दिया लमसम पर। यहाँ तक कि निप्पॉन ने पर डे एसआईपी के लिए भी लिमिट 5 लाख की सेट कर दी है। एचडीएफसी ने अपने सेफ्टी के लिए 10% उसका जो फंड साइज है वो कैश में और ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट कर दिया है। सो हेलो एंड वेलकम टू मेरा चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि सेबी ने जो एमफी के साथ मिलकर जो न्यू गाइडलाइंस इशू करी है मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड्स के लिए, वो क्या है। तो सेबी और एमफी ने अपने न्यू गाइडलाइंस का नाम रखा है स्ट्रेस टेस्ट, जिसके अंदर हर महीने की 15 तारीख तक जितने भी एएमसीज हैं, जितने भी म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं जिनके स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स रन हो रहे हैं, उनको एक रिपोर्ट प्रिपेयर करके देनी होगी, जिसका नाम है स्ट्रेस टेस्ट रिपोर्ट, जिसके अंदर वो ये 5 फैक्टर को कंसिडर करेंगे और इनके बेस पर अपना एक रिपोर्ट प्रिपेयर करके पब्लिश करेंगे। जिसमें पहला है, उनको अपने पोर्टफोलियो का करंट स्टैंडर्ड डेविएशन बताना होगा, जो कि हर महीने 15 को अपडेट करके वो रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे। दूसरा, उनको अपने पोर्टफोलियो का बीटा बताना होगा। तीसरा, उनके पोर्टफोलियो का और उनके बेंचमार्क का ट्रेलिंग पीई मल्टीपल क्या है, उन्हें ये कंसीडर करना पड़ेगा फैक्टर। फोर्थ पॉइंट है, उनका पोर्टफोलियो का टर्नओवर क्या है। फिफ्थ, अगर वो अपने करंट पोर्टफोलियो का 20 से 25% उनका जो पार्ट है अगर वो लिक्विडेट कर देते हैं अपने रिडेम्पशन को पूरा करने के लिए, तो उन्हें ये कितना टाइम लगेगा उनको ये रिडीम करने में 20 से 25%। अगर हम बात करें कि इस स्ट्रेस टेस्ट से हमें क्या समझ में आता है, तो जैसे पहला पॉइंट है हमारा पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब कि स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा बताता है रिस्क कितना है हमारा पोर्टफोलियो का। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है, इसका मतलब हमारा जो रिस्क है वो ज्यादा है उस फंड के अंदर। तो जितना ज्यादा कम है उतना ज्यादा कम रिस्की है। तो ये हम एक फैक्टर कंसिडर कर सकते हैं जब स्मॉल कैप में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अलग अलग पोर्टफोलियो को कंपेयर करके। दूसरा है हमारा पोर्टफोलियो बीटा। पोर्टफोलियो बीटा में बताएगा कि मार्केट के मुकाबले जो हमारा पोर्टफोलियो है उसका रिस्क कितना है। अगर मार्केट का बीटा अगर पोर्टफोलियो का बीटा 1 आता है, इसका मतलब वो है कि मार्केट और पोर्टफोलियो जो है वो सेम रिस्कियर वे में परफॉर्म कर रहे हैं। अगर मार्केट 1% से ऊपर जाता है तो हमारा पोर्टफोलियो भी 1% से ऊपर जाता है, और मार्केट 1% से नीचे आता है, इसका मतलब हमारा पोर्टफोलियो भी 1% से नीचे जाता है। तो अगर बीटा 1 है, मतलब कि वो मार्केट के रिस्क के इक्वल में चल रहा है। अगर पोर्टफोलियो जो है उसका बीटा हमारा 1 से कम आता है, इसका मतलब मार्केट से वो कम रिस्कियर है। तीसरा हमारा फैक्टर है पोर्टफोलियो एंड बेंचमार्क ट्रेलिंग पीई। तो पी मल्टीपल से हमें ये समझ में आएगा कि जो हमारा म्यूचुअल फंड जो कंपनी है उसमें जो हमारा फंड मैनेजर है वो किस तरीके से उसका इन्वेस्टमेंट का स्टाइल है, क्या वो एग्रेसिव है या थोड़ा वो वैल्यूड फंड को वैल्यू स्टॉक्स को ज़्यादा फोकस करता है, उनके पी मल्टीपल से हमें समझ में आएगा। जैसे अगर बेंचमार्क का पी जो है उससे हमारा पोर्टफोलियो का पी कम आ रहा है, इसका मतलब ये है हम बोल सकते हैं कि हम बेंचमार्क के मुकाबले हम थोड़ा अंडर वैल्यूड स्टॉक्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हमारा जो इन्वेस्टमेंट का जो स्टाइल है वो एग्रेसिव से कम है, वो थोड़ा हमारा अंडर वैल्यूड की तरफ ज़्यादा है। चौथा फैक्टर हमारा पोर्टफोलियो टर्नओवर। ये जितना ज़्यादा है, इसका मतलब जो हमारा फंड मैनेजर है वो एग्रेसिवली न्यू स्टॉक्स पे बाय करे जा रहा है। जैसे मान लीजिए अगर किसी पोर्टफोलियो का टर्नओवर रेशियो अगर 100% आ रहा है, इसका मतलब ये है कि वो 1 साल बाद उसमें जितने भी स्टॉक्स है वो पूरे के पूरे 100% चेंज हो गए। पांचवा पॉइंट है 20 से 25% पोर्टफोलियो रिडीम करने में उन्हें कितना टाइम लगेगा। इससे पता चलेगा कि म्यूचुअल फंड के अंदर स्मॉल कैप मिड कैप फंड में जो भी हमारा पर्टिकुलर फंड है उसकी लिक्विडिटी कैसी है, क्या वो कितना जल्दी अपने पोर्टफोलियो का 20 से 25% सेल आउट करके उसकी जो भी रिडम्पशन की रिक्वेस्ट आ रही होगी उसको फुलफिल कर पाएगा। तो ये जितना कम पीरियड होगा हम बोल सकते हैं उस फंड का जो लिक्विडिटी है वो उतनी ज्यादा होगी। तो दोस्तों चलिए जरा हम समझते हैं कि आखिर सेबी एमफी के साथ मिलकर ये न्यू गाइडलाइंस क्यों इशू कर रही है। इसका सबसे पहला कारण है हाई कैश फ्लो। जैसे कि हमने देखा कि हमारा जो स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स हैं इनमें लास्ट ईयर सबसे ज्यादा कैश फ्लो देखने को मिला, जिसमें हमारा स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा कैश फ्लो आया जो कि लगभग 41,000 करोड़ से ज्यादा का था। उसके बाद हमारा मिड कैप फंड्स में लगभग 23,000 करोड़ के आसपास का कैश फ्लो मिला। तो इतना ज्यादा कैश फ्लो को देखते हुए, क्योंकि अगर ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है, ज्यादा कैश फ्लो आ रहा है, अगर जितने भी इन्वेस्टर्स हैं अगर वो रिडीम करना शुरू करते हैं तो जितना तेजी से कैश फ्लो आया है उतनी तेजी से कैश फ्लो जा भी सकता है। तो क्या हमारे जो म्यूचुअल फंड कंपनीज है उसको सस्टेन कर पाएंगे, क्या वो रिडम्पशन को फुलफिल कर पाएंगे। दूसरा कंसर्न है अनसस्टेनेबल रिटर्न्स।
क्योंकि हमारे जो स्मॉल कैप्स फंड्स हैं उन्होंने लास्ट ईयर जितने भी कैटेगरी के हमारे जो स्मॉल कैप कैटेगरी का जो रिटर्न है वो हमारा 41% के आसपास है। इसका मतलब 41% एक साल में, जो कि हमारा ये साफ साफ देखने से पता चलता है अनसस्टेनेबल रिटर्न्स है। इतने हाई रिटर्न को देखते हुए हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं कि स्मॉल कैप्स में वो भर भर के इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहे हैं। तीसरा फैक्टर है कि जितने भी इन्वेस्टर जो आ रहे हैं वो हमारे सारे डोमेस्टिक रिटेल ड्रिवन है, क्योंकि स्मॉल कैप्स फंड्स या मिड कैप फंड्स में एफआईआई की इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा कम है या ना के बराबर है। वो मोस्टली लार्ज कैप फंड को टारगेट करते हैं। फोर्थ फैक्टर है कि हमारा जो स्मॉल कैप फंड्स हैं उनके अंदर हमारा जो पी रेशियो है वो अभी करंटली 29 के आसपास चल रहा है, जो कि हमारा एवरेज से 27 के ऊपर है, जो कि शोकेस करता है कि हमारे जो स्मॉल कैप्स हैं वो अभी हाई वैल्यूड हो चुके हैं, मतलब ओवर वैल्यूड। फिफ्थ पॉइंट जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, लिक्विडिटी क्रंच की पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर इतना ज़्यादा कैश फ्लो आ रहा है, अगर यहाँ पे कैश फ्लो निकलना शुरू होता है तो फिर जिस तरीके से कैश फ्लो आया था इतना तेज़ से अगर कैश फ्लो निकलेगा तो क्या म्यूचुअल फंड कंपनी जो है वो रिडेम्पशन के रिक्वेस्ट को फुलफिल कर पाएंगी? तो इन्हीं सब कंसर्न्स की वजह से, चिंताओं की वजह से सेबी ने ये और एमफी के साथ मिलकर ये न्यू गाइडलाइंस इशू करा है म्यूचुअल फंड कंपनीज के लिए। तो दोस्तों आप अपनी कमेंट में राय बताइए कि क्या ये जो सेबी का जो न्यू एक्शन है ये हम क्या रिटेल इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बिल्कुल सही कदम है या नहीं।